हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यह आशा और उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में शुरू से ही ध्यान दे रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं भाई, तो क्लास 9th के केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 5, गलत बात है, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर के बारे में आप लोग पहले से परिचय पात्र हो चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि इसका हमने 4 वीडियो आपको दिया था। चारों वीडियो में हमने पूरे चैप्टर का एकदम तहस नहस करके पूरा एकदम छोड़ छाड़ कर दिए थे ना। पूरा आप लोग अच्छा से ऑपरेशन कर दिए थे, तो देखबे किए थे, खुल कर देखे थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, टाका 4 गो था। चलिए, तो आज हम लोग दीर्घोत्तरीय पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, तो थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय हो जाए, ज्यादा देरी ना करते हुए। हाँ, लेकिन उससे पहले प्यारा सा एक मोटिवेशनल हो जाए तो फिर आगे हो जाएगी। कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है। हम दर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। हम दर्द नहीं कोई, इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको सुनाए, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। देखिए, बहुत अच्छी बातें हैं। कहते हैं कि जो हमारे दिल के करीब हैं वही हमारे दर्द से अनजान है। बहुत सुंदर बात कही गई है। चलिए, तो जो भी है, दिल की बातें तो दिल की होगी, वो तो होती रहती है जिंदगी में। आना जाना लगा ही रहता है लोगों का। एक आया दूसरे गया, दूसरे आए तीसरे गया। तो उससे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। प्रदूषण की परिभाषा लिखें। वातावरण में प्रदूषण क्या क्या है और इनके स्रोत क्या क्या है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। देखिए, कई क्वेश्चन को ना एक जगह जोड़ दिया यार, तो दीर्घोत्तरीय बना दिया। पहले क्या कहता है, देखो, प्रदूषण की परिभाषा। तो किसी भी माध्यम में जो अवांछनीय है, जो हानिकारक की स्थिति है, तो उसको कहते हैं प्रदूषण। पैर को आप ठीक से रखिएगा। प्रदूषण समझ गया ना, कि किसी भी माध्यम में बेकार, अवांछनीय, हानिकारक, उसके जो मूल वास्तविक चीजें हैं उनके अनुपात में अंतर, तो ये कहलाता है प्रदूषण। किसी को डाउट? चलिए, वातावरण में प्रदूषक क्या क्या है। तो हमारे जो वातावरण है उसमें क्या क्या प्रदूषक है। तब वाहन से निकलने वाले धुएं हैं, जो हम लोग उर्वरक डीएपी खेतों में छिड़ते हैं वो हैं, कीटनाशक दवाइयां हैं, है ना। ये सब क्या हमारा प्रदूषक। प्लास्टिक क्या है, प्रदूषक है। तो सबके बारे में 4 लाइन लिखना है। और उनके स्रोत क्या क्या है, माने ये सब कहां से निकलती है। तो देखिए, प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो उद्योग से हम लोग प्लास्टिक ले लेते हैं। धुआं जो प्रदूषक हैं, तो या तो वाहन से निकलते हैं, या उद्योग से निकलते हैं, या घर में खाना बनाने में लकड़ी जो जलाते हैं उससे निकलते हैं क्या। इसके अलावा हम लोग खेतों में कीटनाशक को उर्वरक या कीटनाशक दवाइयां छिड़ते हैं, तो वो एक प्रकार के प्रदूषक का स्रोत है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब कहता है वायु प्रदूषण को रोकना है, तो कैसे रोकोगे। तो सीधी सी बात है कि जहां पर हम लोग पेट्रोलियम जला करके वाहन चलाते हैं, उसके जगह पर हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, बैटरी वाली गाड़ी का उपयोग करेंगे, तो कुछ हद तक प्रदूषण कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो कहेगा सर जी, तो फिर तो बैटरी चार्ज करने लगी तो चाबी नहीं करी, सौर प्लेट से चार्ज कर लेंगे। अगर मान लीजिए ना होगा तो पवन पन बिजली, पानी वाला बिजली का व्यवस्था कर लेंगे, तो फिर कोयला जलाने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे प्रदूषण कमेगा कि नहीं कमेगा। साथ ही साथ मान लीजिए हम लोग जो वाहन चलाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सीएनजी गैस का उपयोग करेंगे, तो उससे भी प्रदूषण क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उद्योग में हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो उससे भी प्रदूषण क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। क्या, खाली जगह जहां जहां भी है, सड़क के किनारे उनारे का जगह, तो वहां पर पेड़ लगाएंगे, तो कुछ हद तक प्रदूषण कम हो जाएगी। तो समझने में कोई दिक्कत। छोटा छोटा है, पहले इतना तक परिभाषा लिख देंगे, फिर यहां से यहां तक का लिख देंगे, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, 4 राउंड में लिखना है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। जल प्रदूषक के मुख्य स्रोत क्या है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय। देखिए, जल स्रोत का मुख्य, देखिए जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत, यानी जल किसके कारण प्रदूषण होता है बताइए।
अरे भाई, तो सबसे मेन कारण है जो हम लोग शहर जितना भी है, उस सब शहर का जो अपशिष्ट जल है वो कहाँ निकलता है? नदियों में बहती है। जैसे चलो दिल्ली, हम्म, तो दिल्ली जो छोटी छोटी शहर है जहाँ पर बस्ती है, वहाँ सड़क के दोनों ओर नाला है। जहाँ बड़ी बड़ी बस्ती हो गया है तो वहाँ सड़क के बीच में एक दो डंफा लगा दिया है नाला वाला, और वहीं से कचरा वाला पानी जा रहा है। और कहीं कहीं पर ना बड़ा बड़ा नहर बनाए हुए हैं, तो सब वो पानी नहर में गिरता है। और उस सारा नाला जो है ना, नहर भी छोटा छोटा नहीं है, 30 फीट 40 फीट वाला नहर है, 50 फीट वाला नहर। वो नहर जो है पूरा करिया पानी ढोले ले जा रहा है। वैसा वैसा हजारों नहर है दिल्ली में, और सब यमुना नदी में गिरा दिया। अब सोचो कि ये पूरा शहर वाला गंदगी कहाँ गया? जल में ना। तो जल प्रदूषित हुआ कि नहीं हुआ? तब जल प्रदूषण का सबसे पहला स्रोत क्या हुआ? शहर से निकलने वाले अपशिष्ट जल। दूसरा, उद्योग से निकालने वाले अपशिष्ट जल। जो बड़े बड़े उद्योग हैं, तो उसका जो अपशिष्ट पानी होता है ना, जल, उसको कहाँ बहाया जाता है? नदी में। जैसे मान लीजिए यहाँ गंगा नदी बह रही है, यहाँ यमुना नदी बह रही है ना। उद्योग जो बगल में है तो वो अपना नाला तो निकाल ले रही है। अब मान लो कोई मुसरी घरारी में कोई उद्योग लगल है, कोई समस्तीपुर में लागल है, तो उसको पानी कहाँ बहाएगा वो? तो क्या किया है, धरती के नीचे 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 पाइप ला करके इतना मोड़ के बम्मा ओकरा में गिरा दिया है नदी में। और जब जाइएगा नदी से कभी यात्रा करिएगा, जैसे आगरा से कभी दिल्ली जाना होगा, और नदी से गए यमुना नदी से नाव से, तो देखिएगा दोनों तरफ इतना मोड़ के बम्मा, जो में आदमी टहलते चल जाएगा, टहलते चल आवेगा, उतना और उतना उलेर रहा है पानी, कचरा वो सब कहाँ रहा है? वही उद्योग में से आ रहा है पानी। समझ में आई बातें? तो इस तरह से उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट नदी प्रदूषित हो रही है। तो जल प्रदूषण के कितने कारण हुए? दो। एक तो शहर वाला अपशिष्ट, उद्योग वाला। तीसरा, हमारे देश में नदी को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। तो जो जीव जंतु मृत होता है, पेड़ पौधे छैबान पत्तियां, सबको हम लोग कहाँ बहा देते हैं? जन्म नहीं बहा देते। जैसे गाय मर गई, बकरी मर गई, तो सब सोचता है कि नदी में बहा प्रवाहित कर दोगे तो इसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जहाँ पर पास पड़ोस वाला है वो लोग, हम लोग तो यहाँ से नहीं ले जाते हैं, लेकिन जो लोग पास में हैं वो लोग क्या करते हैं, मवेशी को भी नदी के किनारे खालते हैं, ठीक है, अब बाद में नदी में उल्टा देते हैं। हो गया अपना। हम लोग मरे हुए आदमी को कहाँ ले जाते हैं? नदी के किनारे ले जाते हैं? नहीं ले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? नदी प्रदूषित हो रही है। कीटनाशक दवाई छिड़ते हैं, अम्ल वर्षा होती है, इससे नदी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। तो नदी प्रदूषण के ये सब कई कारण हैं, जिसमें हमने देखा वाहन से निकल सॉरी ये उद्योग से निकलने वाले, शहर से निकलने वाले मृत जीव जंतुओं को बहाने से, कीटनाशक की या उर्वरक के खेतों में प्रयोग करने से भी जल प्रदूषण हो रहा है। अब चलिए, जल प्रदूषण रोकने का उपाय। तो रोकने का उपाय क्या है? तो देखिए, जो हम लोग घर से जो निकलते हैं अपशिष्ट पानी, उसको बहा देते हैं, उसके लिए प्रॉपर सोख फिट बनाइए। उसमें जो खराब गंदा पानी है उसको पहले संशोधित करके साफ करके तब बहाइए। जैसे हमने बताया था, जैसे मान लीजिए दिल्ली से जो पानी निकलती है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? बड़ी बड़ी टैंक बना देनी चाहिए, टैंक। तो सब पानी आया तो वो पानी उसमें गिरेगा, तो जब गिरेगा तो उन जमेगा, जमने के लिए उसको छोड़ दिया जाए। तो एक दिन दो दिन छोड़िएगा तो वो जम जाएगी। जम जाएगी तो पानी को वहाँ से निकाल के उसको बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसमें जो कचरा बच गया उसको फिर उठा करके और रख देना चाहिए, चिमनी मालिक को दे देना चाहिए। तो वो पानी गया, शुद्ध पानी गया, पानी गंदा ही गया है लेकिन उतना कचरा तो नहीं गया, तो नदी तो उतना नहीं खराब होगा। नहीं, ऐसे तो कचरा भी जा रहा है तो नदी सब क्या हो रहा है? तलहटी क्षेत्र भरता जा रहा है उसका, तो जिसके कारण वहाँ पर दिक्कत हो रही है। तब प्रदूषण से बचने का एक उपाय है कि शहर से निकलने वाले जो कचरे हैं उसके लिए प्रॉपर सोक फिट बनाया जाए, तो जा करके कुछ हद तक हो जाएगी। चलिए, दूसरा, उद्योग से जो हम लोग अपशिष्ट निकालते हैं, तो देखिए कुछ हानिकारक रसायन निकल के बह जाता है पानी में। तो उससे क्या करना चाहिए, जब निकल रहा है तो वो पानी को पहले संशोधित करना, सफैया कर देना चाहिए कि हानिकारक रासायनिक खत्म हो जाए और शुद्ध रासायनिक वहां से बह करके जाए। तो उससे क्या होगा ना, प्रदूषण थोड़ा सा कम होगा। तीसरी, जो हम लोग मृत जीव जंतुओं को वहां बहा देते हैं, तो मृत जीव जंतु को नहीं बहाना चाहिए। कि बहाइएगा मृत जीव जंतु ना, तो वो ना सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब जीव जंतु जब मृत वाला जाएगा उसमें, तो वो सड़ेगा गलेगा। तो नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, भूमि में उसको गाड़ देंगे, ठीक है ना। कीटनाशक दवाई का प्रयोग कम करेंगे,
उर्वरक का प्रयोग कम करेंगे तब वायु प्रदूषण नहीं हो जाएगा कम, तो अम्ल वर्षा होगी नहीं, अम्ल वर्षा नहीं होगी तो नदी का जल प्रदूषित होगा नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग वायु को प्रदूषित, जल को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए हरितगृह प्रभाव वैश्विक उष्मीकरण पर निबंध है, मैंने दोनों के बारे में दो लाइन पर 10-10 लाइन लिखना है, हरितगृह प्रभाव के बारे में और वैश्विक उष्मीकरण के बारे में। देखिए हरितगृह प्रभाव क्या है, पहले हम भी नहीं समझते थे कि कौन चीज है। एक हमारे मित्र थे इंग्लैंड से आए, तो उनसे पूछे कि अहो भैया से वहाँ का कैसे कैसे लोग काम करते हैं, क्या क्या है कुछ बताइए। कहा है यार सब्जी 480 रुपये किलो है परोर 630। हाँ देखिए ये कह रही है 630 रुपये, ये भी होके आई है अभी इंग्लैंड से तुरंत उतरवे की है हवाई। चलिए मुर्गा कितना रुपए था, 80 रुपये किलो है मुर्गा 80, परवल हम कहे हो ऐसे का है, तो कहा वहाँ खेती नहीं ना होता बुआरे, बहुत ठंड है वहां पर ना, शीशा के घर में खेती होता है। तो शीशा के घर, अरे हरितगृह नहीं प्रभाव पड़ा कि देखो बाहर में वायुमंडल में ठंडा है, बाहर में ठंडा है, आ शीशा का घर बना दिया, कांच का, कांच का घर बना दिया। वो कांच के घर की खासियत होती है कि वायुमंडल से गर्मी आएगा लेकिन जाएगा नहीं, ओकरे अंदर में गर्मी बनल रहेगा। ऐसा नहीं हो, जैसे मान लीजिए अपना घर में ठंडा रहता है, हीटर चला देते हैं पूरा गर्म हो जाता है, तो समझिए वही तरह से कि आएगा तो गर्मी लेकिन गर्मी वहां से लौटा नहीं, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग हरित गृह प्रभाव। अब वो घर के अंदर में क्या रहता है, खेती, हरियर हरियर पौधा, नहीं खेती, तो बाहर से कोई अगर देखेगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा उसको, हरियर हरियर ना दिखाई पड़ेगा, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया हरित गृह प्रभाव। ठीक है ना। हमरा लोग के रहेला घर नहीं हरियर हरियर शीशा के, वहाँ सब्जी की खेती करे लगी शीशा के, क्या ये बूढ़ी हंस रही है, हम तो जाएंगे तो इंग्लैंड जाएंगे वहीं रहेंगे शीशे के घर में रहेंगे, जैसे अपने यहाँ का घर होगा वैसे ना होगा, और कौन चीज होगा, क्या हो। अच्छा चलिए जो भी है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हरित गृह प्रभाव क्या है, तो हम लोग बता रहे थे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें एक कांच के घर होते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी तापमान तो आती है लेकिन वहां से वह तापमान लौटती नहीं है, उस कांच के गृह के अंदर तापमान बनी रहती है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, जिसके कारण वहाँ की जो सब्जियां उससे खेती अच्छी होती है, तो उस घर को बाहर से देखने से हरा हरा दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है हरित गृह प्रभाव। अब चलते हैं वैश्विक उष्मीकरण। गौर करिएगा कि हमारी वायुमंडल का ना तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ते जा रहा है। पहले हम लोग बच्चा थे तो गर्मी के दिनों में ना सुनते थे कि 35-32 डिग्री तापमान है, थोड़ा बड़े हुए हैं तो हो गया 38-40, अभी तक 42-43 हो गया है, गर्मी के दिन में टेम्परेचर रहता है। आने वाले समय में लगता है हमको 50 डिग्री हो जाएगा, बहुत नहीं हो जाएगा, पूरा चिलचिला के गर्मी लगेगा पूरा लोगों को। तो ये क्या है कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है ना, पूरा वायुमंडल तापमान बदलते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाता है क्या, वैश्विक उष्मीकरण, यानी दुनिया का तापमान जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है, ठंडा का मौसम कमते जा रहा है। हम लोग अक्टूबर में छठ पर्व होता था ना, अक्टूबर महीना में, तो पूरा स्वेटर ब्यूटर मोजा दस्ताना पोह के जाते थे वहाँ वहाँ घाट पर, नहाते थे, बच्चा सब में नहा लेते थे तने वह डबड़े में नीचे में कादुए यार में नहा के जल्दी से नहीं, आप आते थे पूरा ठंडा लगता था। अभी तो हम देखते हैं कि छठ पर्व होता है पूरा गंजी उंजी पहन ले हम लोग पहुंच जाते थे वहाँ, ठंडा लगता है उस समय नहीं रहता है। अपने यहाँ दिसंबर में ठंडा आती है, वो आधा दिसंबर पार हो जाता है तो अब तकते तकते अब ठंडा आएगा अब ठंडा आएगा अब ठंड, तो अब 15 दिसंबर के बाद तनिए तनिए ठंडा, 26 जनवरी अथी 14 तारीख 14 जनवरी दही चूड़ा के बाद वो खत्म। तब मौसम क्या हो गया, 1 से 1.5 महीना ठंड का, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना के, तब ठंड का मौसम क्या हो गया, कम गया, और गर्मी का मौसम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही कहलाता है वैश्विक उष्मीकरण। कोई दिक्कत, कोई पूछेगा वैश्विक उष्मीकरण समझ गया ना, लिखेंगे हमारी वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठंडा का मौसम कमते जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग वैश्विक
उष्मीकरण। जैसे पहले का तापमान गर्मी के दिनों में ज्यादा ज्यादा 32-33, आज हो गया 42-43, तो ये क्या है? वैश्विक उष्मीकरण। चलिए आगे, तो दोनों में 4-4 5 लाइन लिख देंगे। आगे चलते हैं। किन कारणों से ओजोन परत क्षीण होते जा रहा है? ओजोन के परत के क्षीण होने के जनजीवन कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है? अब आपसे पूछ रहा है भाई कि ओजोन परत कैसे क्षीण हो रहा है, तो एक आपको ना बतावे वाला बात है ना, बताए थे कि ओजोन परत जो है ना, ऊपर में तीसरी मंडल है, ऑक्सीजन के 3 अणु से संयोग से बना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन जाता है, पराबैंगनी किरण से अभिक्रिया करके बना लेता है ओजोन गैस, बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एरोसोल, रसायन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ देते हैं, तो वो सब गया वायुमंडल में। तो वहां जब गया तो वहां पहले से कौन था बैठल? ओजोन। तो ओजोन से ही क्लोरोफिल क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया और उसको O2 में तोड़ दिया। O2 में तो ओजोन परत क्या होने लगी? क्षीण। किसके कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल, रसायन या अन्य प्रकार के हानिकारक जो प्रदूषक गैस है, जिसके कारण हमारा ओजोन परत दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? क्षय होते जा रही है। अब आपसे कह रहा है तब बताओ इसके जनजीवन पर क्या प्रभाव? तो इसका जनजीवन पर हमारे यहाँ खूब प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कहेगा वो कैसे? अरे भाई देखो, जब ओजोन परत क्षीण हो जाएगी तो सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं, जहरीली किरणें, वो क्या होगी? सीधे पृथ्वी पर आएगी। पृथ्वी पर आएगी तो हमारे शरीर में कई तरह के घातक रोग हो जाते हैं, त्वचा कैंसर हैं, मोतियाबिंद जैसे रोग हैं, नहीं हो जाएगी। और साथ साथ पृथ्वी की गर्मी ना बढ़ जाएगी, तब बढ़ जाएगी तब बहुत सारे लोगों को खुजली उजली का बीमारी, आँख का बीमारी एकदम होना शुरू हो जाएगा। अभी गर्मी खूब हो ना जाए, सब पटपटा जाएगा, आँखी से ले ले पर पड़ल लगा, आगे माय बड़ी आँख लहरे हो ना, कोई आएगा अरे सर जी पूरा पीठ जो है ना सर गेल है पूरा घमौरी से, तन देखो ना तनी ल छिटत रहा। हाँ, झलक ये जाता है गर्मी में। तो ये किसके कारण हो रहा है भाई? ओजोन परत के क्षीण होने से उस सूरज की जो जहरीली किरण है वो आ गया, बीमारी फैल रहा है। तो ओजोन परत कैसे छीन हुआ समझ गए ना? हानिकारक रसायन के छोड़ने से। इसके छीन होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो कई तरह के घातक रोग हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सब याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक के संबंध में एक निबंध लिखें, किसी अखबार पत्रिका में छपने के लिए भेजिए। देखिए, अब आपको कोई अखबार में छपने के लिए भेजना है, पहले किसके बारे में? वायु प्रदूषण के बारे में, फिर जल प्रदूषण के बारे में 10 लाइन लिखना है। तो लिखिएगा वायु प्रदूषण, वायु में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी जो लेवल है ना, उसमें कम बेस हो जाना ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। अच्छा बताओ, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0 से 0.3%। क्या? 0.03%। एकरे में गड़बड़ी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.05, ऑक्सीजन हो गया 12, 18। तो ये गड़बड़ी जो हुआ एकरा क्या कहेंगे हम? वायु प्रदूषण कहेंगे। हो गया। तो कोई पूछेगा वायु प्रदूषण समझा देंगे ना, क्या कहेंगे? कि जो वायुमंडल में वायु का प्रतिशत मात्रा है, ओकरे में अनुपात में गड़बड़ी हो जाना, कोनो कम जाना, कोनो, इसी को कहते हैं हम लोग। हो गया। एक कारण क्या है? तो इसका कारण है पेड़ की कटाई। पेड़ कट रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा कारण है वाहन ज्यादा चलने लगा है। पहले से ज्यादा वाहन है कि नहीं है? पहले गांव में 4 चक्का थे, एक आधे व्यक्ति कोई रखते थे, अब तो हर ही सुर ही रखता है कि नहीं है? अब मोटरसाइकिल तो कुत्ता बिलाई चढ़ने लगा है, नहीं चढ़ने लगा है। कुत्ता बिलाई का मतलब है कि जो पैसा जिसके पास नहीं है, 1 रुपया में लेके जाता है मोटरसाइकिल, ले चला था धनतेरस दिना, 4 गो किस्त जमा करता है, 5वां किस्त में खींच के ले जाता है। क्या ना होता है तो पत्नी को कहता है कि उठा समूह, 40,000 उठता है, 30,000 उठता है, वो ले जा करके किस्त वाला को दे दिया, मोटरसाइकिल ले आया। अब अगला किस्त पैसा देने के लिए तो घूमते तुदा हो कर्जा, नहीं हुआ तो नाक वाला कान वाला धरता है, 2-4 किस्त धरता है, उसके बाद फिर वो खींच के ले जाता है मोटरसाइकिल। ना हो ऐसा होता है कि नहीं होता? बहुत जगह हमने देखा ऐसा। तो ये क्या हुआ? कुत्ते बिलाई उसको समझिए। तो कहने का अर्थ है कि वायु प्रदूषण का सबसे बड़ी कारण क्या है? पहला तो है पेड़ की कटाई और दूसरा है वाहन का अधिक से अधिक उपयोग। नहीं,
तीसरा कारण है उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट धुएं, ठीक है ना। चौथा कारण है घर में हम लोग भोजन बनाने के लिए लकड़ी, गोईठा, चपुआ ये सब का उपयोग करते हैं। चपुआ समझ रहे हैं ना, गन्ना जो पेराता है, ईख ईख वाला जो छिलकोइया आता है, तो वो। तो इस तरह से वायु प्रदूषण के ये सब क्या है, कारण है। अब इसके नियंत्रण कैसे करेंगे, तब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग पेड़ लगाएंगे। वाहन प्रदूषण को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग जो वाहन है, वाहन सीएनजी गैस से चलाएंगे। क्या, तो कुछ हद तक प्रदूषण क्या हो जाएगी। सही से बैठिए ना आप लोग, क्या कोई तरीका थोड़ी बैठने का है। लग रहा है कि जैसे नाटक गिरी में आए हुए हैं, आराम से दम तकिया लगाए सोए हुए हैं, मजा आ रहा है। बताइए क्या है। अभी आप लोग देखे हैं ना, हम पढ़ा के आपसे उठे, बाजार गए हैं समस्तीपुर, वहां से उठ के आए हैं, घरे गए हैं, फटाफट नहाए हैं, 1 मिनट बैठबो नहीं किए हैं, खाना तो छोड़िए, अब फटाफट हम आ गए हैं पढ़ाने के लिए। तो हम तो भाई मनुष्य हैं ना, हम छुट्टी कर देते, क्या दिक्कत था। लेकिन हम सोचे कि आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं बात को। अभी तानिया बोल रही थी, सर जी आप बहुत मेहनत करते हैं, बताइए इतना, बताइए उतना गाड़ी पर घींच के लाए हैं, कैसे ऐंठ उठ गया हमारा दे, पूरा माथा उथा भारी हो गया। आप लोग समझ में नहीं करते हैं। चलिए आगे, तब वायु प्रदूषण समझ गए। अब चलते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल की जो गुणवत्ता है, शुद्धता है, उसमें कमी आ जाना, गड़बड़ी आ जाना, ये क्या है हमारा जल प्रदूषण। अरे जल देखिए कितना साफ सुथरा रहता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन सब है ना। लेकिन जल में आप जा करके कीटनाशक दवाई छिड़ दिए, पूरा जल हो गया उजला उजला, नहीं रंग एकदम दुधिया जल हो जाता है। मोरी वाला माला, सॉरी माला कहते हैं, नाला बहा दिए तो बहा दिए तो क्या हो गया, पूरा काला काला हो गया। तो अब जल प्रदूषण हुआ कि नहीं हुआ। तो जल की स्थिति में गिरावट आ गई, उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई, इसी को तो जल प्रदूषण कहते हैं। अच्छा, जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो शहर से निकलने वाले, घर से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है उसको बहा देते हैं, उद्योग से निकलने वाले जो अपशिष्ट जल है उसको बहा देते हैं, मृत जीव जंतुओं को सो फेंक देते हैं। तो इस सब फेंकने के कारण हमारा जल क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन। अब चलिए, अब जल प्रदूषण को रोकने का क्या उपाय है। तो रोकेंगे कब, कैसे रोकेंगे। तो पहला है जो घर से निकलने वाले जो कचरा है, अपशिष्ट जल है, उसके लिए प्रॉपर सोक फिट बना देंगे। तो इससे हमारा जल प्रदूषण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी कल देख लेंगे क्या। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर नहीं लिखे हैं, समझाना है वायुमंडल में सीसा कैसे दुष्प्रभावित करता है। अच्छा, वायुमंडल में सीसा कहां से आया जैसे देखिए वो कह रही है कि हमारा मौसी गन से आये शीशा, ये नेहा कह रही है। अच्छा, उंगी में बोला के लग रहा है, गांव में है। अच्छा ठीक है, आइए किताब की ओर बुआ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि शीशा कैसे प्रभावित करता है। तो हम लोग पढ़े थे कि वाहन चलती है किससे, पेट्रोल से। तो गाड़ी के माइलेज को बढ़ाने के लिए उस पेट्रोलियम में शीशा का एक यौगिक टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है। फिर समझिएगा गौर से, वाहन तो पेट्रोल से चलती है, लेकिन वाहन के माइलेज को बढ़ाने के लिए कि 1 लीटर में कोई गाड़ी अगर चलता है 60 किलोमीटर, तो अब उस टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिला देंगे ना, तो 80 किलोमीटर चलेगा, बढ़ जाएगा स्पीड, खर्चा तेल कम होगा। तो ओकरे लागी क्या करता है, पेट्रोलियम में क्या मिला दिया जाता है, टेट्रा एथिल लेड, यानी कि सीसा का एक यौगिक है टेट्रा एथिल सीसा, वो मिला दिया गया, लेड माने सीसा। अब जब मिल गया पेट्रोल में, अब जब गाड़ी चलेगी तो धुआं छोड़ेगी, और धुआं में शीशा निकल निकल के आएगा, एकदम महीन कण धुआं में मिलल, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब आपके आंखों में गया, आंख में जलन हो गई, सांस के द्वारा आपके बॉडी के अंदर गया, पूरा फेफड़ा को कुतर उतर के दम दिया बराबर कर, पूरे हमारे शरीर में गया हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के साथ अब क्रिया करके चल गया उत्तक में, कोशिका में, पूरा शरीर को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, नहीं कर दिया। तो शीशा हमारे वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है, समझ रहा है ना। तो बता देंगे, कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे कि वाहन जो चलती है पेट्रोल से, तो उस
वाहन के माइलेज को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम में सीसा का एक यौगिक टेट्राएथिल सीसा या लेड मिला दिया जाता है। जब वाहन चलती है तो उसके धुआं में वह कण निकलना शुरू होता है। वह पार्टिकल हमारे सांस द्वारा, हमारे मुंह द्वारा, हमारे से भोजन में शरीर में चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में हमको कई तरह के घातक रोग हो जाते हैं। नहीं, किसी को बांझपन की शिकायत हो जाती है, बांझपन, किसी को मतलब अन्य प्रकार की श्वसन की बीमारी हो जाती है, सांस लेने की बीमारी, फेफड़ा का बीमारी नहीं हो जाता है। अब पूरा मान लीजिए ना फेफड़ा में जाएगा शीशा तो ना ऐसे ऐसे करके पूरा करके काट देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे वायुमंडल को क्या करती है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। 6 क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन है। और बता दूं क्या, कल मिलेंगे आए, कल लिखाएंगे नहीं क्या, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, छोड़ देते हैं, आधा घंटा लगेगा तब 7 बज जाएगी। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।